नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज में अभी तक हम 40 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। सेट नंबर 41 है जो कि 25 जनवरी 2021 को प्रथम पारी के अंदर हुआ था। और यहाँ पर इस सेट के अंदर हम टोटल जो पूछे गए 35 सवाल डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक आपके लिए दिवाली के अवसर पर एक धमाकेदार ऑफर लेकर आ रहे हैं जो कि स्पेशल मॉक टेस्ट के लिए है। मॉक टेस्ट आपके टाइम मैनेजमेंट हो गया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर काफी हेल्पफुल रहता है। और अभी यहाँ पर आप जो लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास वाली सेल है, इसमें यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो इस अवसर पर ये आपको ऑफर के तहत मिलने वाली है। 490 रुपए में आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो लाइफ टाइम सेल में। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या फिर अदर कोई भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो। बस शर्त यह है कि आपको टीटीजी के कूपन कोड यूज करना पड़ेगा और 209 रुपए का आप डिस्काउंट लेकर इस दिवाली के अवसर पर ये लाभ उठा सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली, क्लिक करके मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो टेक्स्ट बुक ऐप से भी या फिर वेबसाइट से भी, जिसमें आपके ऑल एग्जाम की जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें से सवाल नंबर 1 इस प्रकार से दिया गया है आपको। एक कारखाने का उत्पादन 2 वर्ष में 6600 टन से बढ़कर 7986 टन हो जाता है। यदि वृद्धि की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो वृद्धि दर ज्ञात करनी है। यानी ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है हमें, तो 2 साल में 6600 से बढ़कर 7986 हो जाता है। तो पूछा गया है कि दर कितनी है यदि चक्रवृद्धि ब्याज हो। तो कैसे करेंगे, देखो 6600 दे रखा है और दूसरी संख्या दे रखी है 7986। अब क्या है कि ये है ना, सबसे पहले तो आप इनको काट छांट कर सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पर यदि मैं 6 से काटता हूँ तो ये भी संख्या कटेगी और ये भी संख्या कटेगी। तो यहाँ ये 6 से एक बार 3331। अब देखो 1331 क्या होता है, 11 का इसमें भाग चला जाएगा क्योंकि ये 11 का क्यूब होता है। यदि आप और ज़्यादा काटोगे, यहाँ से 11 से कट जाएगा और ये भी 11 से कटेगा 121, यानी कि ये आ चुका है 100 और ये आ चुका है 121। हमेशा इस प्रकार से यदि 2 वर्षों का दिया गया तो स्क्वायर होगा, 3 वर्षों का दिया होगा तो लास्ट में क्यूब आ जाएगा। जब आप लास्ट में पूरा जैसे कटने के बाद में वो क्यूब बन जाएगा। अब देखो यदि हम इसका अंडरूट लेते हैं तो 1 साल का क्या हो जाएगा 10 और इधर हो जाएगा 11 अंडरूट लेने पर, यानी 1 साल में वो राशि 10 से बढ़कर 11 हो जाती है। तो ब्याज 1 साल का कितना आया 1%। जब 1 साल का तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि ये 10 तो 10% आ जाएगा। इस प्रकार से ये करना है आपको सवाल। दूसरा, यदि आप इस प्रकार से भी इस सवाल को ध्यान में रख सकते हैं कि यदि 2 साल का ब्याज दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज पर और हमको दर निकालनी है, तो हम अंडरूट ऊपर तो मिश्र धन लिख देंगे, ठीक है, 7986 और बटे नीचे मूलधन 6600 लिख देंगे। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बाहर कितना आ जाएगा 11/10 आ जाएगा आपका मान, यानी कि 11 मिश्र धन है और ये मूलधन है, 1 साल का आ चुका है ये। और यहाँ से दोनों को घटाने पर ब्याज आ जाएगा 1 और 1 को फिर परसेंटेज आप चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। और सवाल नंबर 3 के अंदर क्या दिया गया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो देखो एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी कि एक भुजा 17 दे रखी है तो यानी सारी भुजाएं 17 होगी, ये भी 17 होगी, ये भी 17 होगी और बाकी भी 17 होगी। अब देखो विकर्ण, 2 विकर्ण होते हैं इसके, एक विकर्ण तो ये होगा और दूसरा विकर्ण ये वाला होगा। तो हमें एक विकर्ण की लंबाई 16 दे रखी है। अब हम जानते हैं कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो आपस में 90 पर काटते हैं और एक दूसरे को आधा आधा करते हैं, यानी कि ये पूरी लंबाई यदि 16 है तो आधी कितनी हो जाएगी 8, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 8 हो जाएगी। तो अब हमारे पास और किस पर काटते हैं, ये 90 पे काटते हैं, 90 के एंगल पे एक दूसरे को काटते हैं। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज आ चुका है जिसमें एक भुजा 8 दे रखी है, दूसरी भुजा हम निकालेंगे और हमको कर्ण 17 दे रखा है। तो एक ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17।
तो यानी कि ये भुजा कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। और यहाँ से पूरे विकर्ण की लंबाई निकालो तो कितनी आ जाएगी, जो कि 30 आ जाएगी। 15 का डबल हो जाएगी, 30 आ जाएगी। इस प्रकार से नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 17 का स्क्वायर 289 होता है, माइनस 8 का स्क्वायर 64। इस प्रकार से करोगे तो तीसरी भुजा इस प्रकार से भी आ जाएगी। इस प्रकार से भी आप ये भुजा निकाल सकते हो, जो कि सॉल्व करने पर 15 ही आएगा। ठीक है, तो ये आ चुकी है हमारी दूसरा विकर्ण कितना आ चुका है, 30। जब आपके पास दोनों विकर्ण आ चुके हैं तो समचतुर्भुज में फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल होता है, विकर्णों का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो पहला विकर्ण कितना है, पहला विकर्ण दे रखा है 16 और दूसरा विकर्ण कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। ये हो गया। 2 से यदि इसको काटेंगे तो 8 आएगा, सॉल्व करने पर 240 आ जाएगा। यानी कि कितना आ चुका है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 15, 5.26 घंटे को आप घंटा, मिनट और सेकंड में किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखो किस प्रकार से लिखेंगे कि हम इसको देखो 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले अब 5.26 दे रखा है, तो यहाँ से हमें पता चल चुका है 5 तो है घंटे पूरे पूरे, और 5 तो घंटे हो चुके हैं। बाकी ये 0.26 है, ये 0.26 भी घंटे हैं वैसे तो। अब देखो 0.26 बच चुका है, इसको 0.26 का पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। और यदि मिनट में इसको बदलना है तो हमको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक जीरो से जीरो कट चुकी है। अब यदि 26 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 156 आता है, और पॉइंट एक स्थान की यानी 15.6 हो चुका है। तो यहाँ से हमारे पास 15 मिनट आ चुके हैं। बाकी पॉइंटों में जो भी पॉइंट वाला है उसको हम आगे से आगे चेंज करते जाएंगे, क्योंकि पॉइंटों में नहीं रखेंगे हम। अब देखो मिनट में 15.6 आया, तो 15 तो मिनट हम पूरे पूरे आ चुके हैं। 0.6 मिनट है, उसको क्या करेंगे, सेकंड में चेंज कर देंगे। पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया। वापस से मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से करना पड़ेगा। जीरो से जीरो कट चुकी है, तो यहाँ आ चुका है आपके पास 36 सेकंड आ चुका है। 36 दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो हमारे पास टाइम आ चुका है 5 तो घंटे आ चुका है, 15 मिनट आ चुका है और 36 सेकंड आ चुका है। तो ये हो चुका है, और सवाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 17, एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है। यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम कर दिया जाता है तो जो लाभ होता है, प्राप्त लाभ 4% अधिक होता है। प्राप्त लाभ कितना अधिक होता है, 4% अधिक होता है। तो देखो इस सवाल को किस प्रकार से करेंगे, ये मेथड आप याद कर लीजिए। तो 20% की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 20% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। और यदि हम 4 की बात करते हैं तो 4 की बात करते हैं, 4/100 को यदि सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 4/4% को लिखना है तो 4/100। यदि इसको काटोगे 4 से तो 1/25 हो चुका है। 1/25, 4 नहीं 4% अधिक है, यानी 24%। 24% को यदि हम काटेंगे कितना आएगा, काटोगे तो 12/50 आ जाएगा और 6/25 आ जाएगा। 4 से यदि 24 को काटोगे इतना, इसको काटोगे इतना, 4/25 आ चुका है। ठीक है, इतना आ चुका है ये। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, पहले क्या था, 5 से क्या हो गया, विक्रय मूल्य 6 हो गया, 5 से विक्रय मूल्य 6 हो गया। आगे देखेंगे तो 25 से कितना हो रहा है, दूसरी बार यदि 100 रुपये कम करने पर 25 से कितना हो जाता है, 31 हो जाता है। कितने पे अंतर, कितने का था, यहाँ पर भी 100 का था और यहाँ पर भी 100 का था। अब देखो हमको क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और उनका डिफरेंस निकालना है। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, जो कि दोनों डिफरेंस बराबर होंगे। जब आप 5 को 31 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 5 एकम 5 और इतना आ जाएगा। अब 25 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये 150 आ जाएगा। इनका अंतर कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। दूसरी बात इनकी करते हैं। अब हमें 31 को यदि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 3100 आ जाएगा। और 25 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2500 आ जाएगा। घटाने पर 600 आ जाएगा। तो हमें पता चल चुका है 5 की वैल्यू 600 है। 5 की वैल्यू कितनी है, 600 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी।
अब उसने पूछा क्या है क्रय मूल्य, यानी स्टार्टिंग में क्रय मूल्य कितना था। क्रय मूल्य स्टार्टिंग में कितना था, 5 था। एक की वैल्यू यदि 120 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, इस 5 को 120 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 18, एक छात्र को गणित में पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अधिक अंक प्राप्त हुए। दूसरे सत्र में 16% अधिक अंक प्राप्त हुए, यानी कि पहले सत्र में उसको यदि 100 मिले तो दूसरे सत्र में उसको 116 मिले। यदि दूसरे सत्र में उसका प्राप्तांक 87 है तो पहले सत्र में उसका प्राप्तांक कितना था। वो कह रहा है कि देखो यदि पहले सत्र में उसको x मिला, x का 116% उसको दूसरे सत्र में मिला, यानी 16% अधिक तो 116 हो गया, यानी कि जो पहले सत्र मिले थे उसके 116% निकाला, वो 87 के बराबर होगा। तो यहाँ से यदि हम इसको सॉल्व करेंगे 87 इंटू 100 हो जाएगा और बटे 116 हो जाएगा, 116 हो जाएगा। अब 29 से ये 3 बार जाता है और 29 से ये 4 बार जाता है। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 75% आ जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग 75% का 75 नंबर आ जाएगा। यानी स्टार्टिंग में क्या है, x का मान 75 था और 16% बढ़कर अगले जो सत्र में उसका मान 87 हो चुका है। ये हो चुका है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से। सवाल नंबर 19, आंकड़े दिए गए हैं कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब यदि 30 को 120 से बदल दिया जाए तो नई माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी पहले माध्यिका निकालनी है, फिर 30 की जगह 120 रख देंगे, फिर नई माध्यिका निकालनी है, फिर दोनों का माध्य निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, माध्यिका निकालने के लिए आपको ये क्रम से जचाने पड़ेंगे। तो सबसे छोटा 20 है, उसके बाद में 30 है, उसके बाद में 40 है, तो लिखते हैं 20, 30, 40, फिर आता है 50, एक 50 ये और एक 50 ये, 50, 50, फिर कौन सी बची है 70, 80, 90, 70, 80, 90, हमने क्रम से लिख लिया है। टोटल संख्याएं गिनो आप कितनी है, 8, 8 है तो बीच में कितनी संख्या आई, 2 संख्या आई, 50, 50, तो इनका यदि आप यदि इनको दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करोगे तो वो माध्यिका आ जाएगी। यानी पहली बार माध्यिका कितनी आई, माध्यिका निकालते हैं, फर्स्ट टाइम कितनी आ रही है 50, दोनों बीच वाली संख्याओं को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, कितनी आई 50 ही आ जाएगा। तो पहली बार माध्यिका कितनी आई 50। अब क्या करना है हमको, 30 को 120 से बदल देना है, यानी कि देखो पहली संख्या 20 आ जाएगी, साथ में हम क्रम से लिख रहे हैं तो ये 30 यहाँ से गायब हो जाएगा, 40 आ चुका है, फिर 50, फिर 50, फिर 70, फिर 80, फिर 90, और 30 को हमने चेंज किया था किसमें, 120 में, वो सबसे लास्ट में आएगा। अब बीच वाली 2 संख्याएं कौन सी है, संख्या तो 8 ही है, बीच में 2 संख्याएं कौन सी है, 50 और 70। तो नई माध्यिका क्या आ जाएगी, नई माध्यिका की यदि बात करते हैं तो 50 + 70/2 हो जाएगा। तो यहाँ से यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 60 आ जाएगा। अब पूछा है दोनों का माध्य है, पुरानी वाली माध्यिका और नई वाली माध्यिका। पुरानी वाली माध्यिका कितनी थी, 50 थी, और नई वाली माध्यिका की बात करें तो 60 थी। 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 2 संख्याएं हैं, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। तो माध्य यदि आप इनका करोगे तो 55 आ जाएगा, कितना आएगा 55, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 23 में क्या कहा गया है कि देखो एक स्क्वायर कमरा है और उसके अंदर आपको 784 टाइल्स लगाने की जरूरत पड़ती है। टोटल 784 टाइल्स उसके अंदर लगेगी, और एक टाइल की जो साइड है टाइल स्क्वायर है, तो साइड है उसकी, एक साइड कितनी है 50 है। तो इस प्रकार से जो टाइल्स लगेगी, तो पूछा गया है कि रूम की जो ये रूम भी स्क्वायर बताया गया है, तो रूम की जो ये साइड है, यानी रूम की एक भुजा कितनी है ये पूछा गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द रूम, यानी रूम की एक भुजा की लंबाई पूछा गया कितनी है। तो देखो हम क्या जानते हैं कि टोटल नंबर 784 है, 784 है। तो हम एक भुजा के अंदर जितनी भी टाइल्स लगी हुई है इस प्रकार से वो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो जितनी भी लगी हुई है, यानी कि इस लंबाई में जितनी लगी हुई है और इस लंबाई में जितनी लगी हुई है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर ही सारी टाइल्स आ जाती है। ठीक है,
यदि और रूम क्या है, स्क्वायर है, यानी कि इधर यदि ए नंबर ऑफ टाइल्स लगी है, ए या एन मान लो, एन नंबर ऑफ टाइल इधर लगी हुई है, तो इधर भी एन नंबर ऑफ टाइल है, तो टोटल टाइल कितनी हो जाएगी इस रूम के अंदर, एन स्क्वायर हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी। तो एन स्क्वायर टाइल लगी हुई है जो कि है 784, ये दिया गया है। तो एन टाइल कितने के बराबर हो जाएगी, यानी कि एक लाइन के अंदर टाइल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी इसका अंडरूट लेने पर, और 784 का अंडरूट कितना आता है, 28 आता है, 28 आता है। यदि आपको 784 का अंडरूट नहीं पता है तो देखो किस प्रकार से निकालोगे आप, कि 4 कब आता है, या तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आता है, या फिर किससे आता है, या फिर किससे, देखो पीछे से सबसे पहले तो आपको 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, 84 हो गया और ये 7 हो गया, पीछे राइट साइड से आपको 2-2 के टुकड़े करते हुए चलना पड़ेगा, तो एक 84 हो गया, एक 7 हो गया। अब देखो इकाई वाला अंक देखते हैं, 4 कब आया, या तो 2 का स्क्वायर किया है, या फिर 8 8 64, 8 का स्क्वायर किया है, इन पे आया। अब हम क्या देखते हैं कि 7 से छोटा स्क्वायर देखो कौन सा होता है, 7 से छोटे स्क्वायर की बात करें तो 3 का तो 9 होता है, यानी 2 का ही होता है, 2 का 4 होता है। तो आप क्या करो, इनके बीच वाली संख्या या तो ये 22 हो सकती है या 28 हो सकती है, अब कौन सी होगी इनमें से, वो कैसे करेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, 25 का देख सकते हो, 25 का कितना आता है, 625 आता है, तो हमें पता चल चुका है कि ये 22 का तो हो नहीं सकता, 28 का होगा, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो n की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 28 आ चुकी है। अब आपके पास एक लाइन में टाइल्स की संख्या आ चुकी है, तो पूछा गया कि रूम की पूरी ये ना साइड की लंबाई कितनी है, 28 टाइल्स लगी है उस रूम में, और एक टाइल की जो एक साइड है, एक भुजा है, वो 50 की है, तो सारी मिलकर कितनी हो जाएगी, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1400 सेंटीमीटर हो चुकी है। अब उसने आंसर किस में पूछा है, मीटर में पूछा है, तो मीटर में क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड करोगे तो 14 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 25, किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3% की वृद्धि होने पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज में 240 की वृद्धि हो जाती है। वो कह रहा है कि यदि इस साधारण ब्याज में 3% की वृद्धि कर दी जाए तो जो ब्याज मिल रहा था पहले उससे अब 240 रुपये अधिक मिल रहा है, 240 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो निवेश की गई राशि कितनी थी, निवेश की गई राशि पूछी गई है, तो हमने मान लिया कि x, यानी कि 3, ये जो ब्याज आया है 240, ये किसकी वजह से है, जो 3% एक्स्ट्रा हुआ है, तो ये 3% की वैल्यू ही है 240। तो कहने का मतलब ये है कि आप x का जब 3% निकालोगे, राशि यदि हमारी x है, x का 3% निकालोगे तो वो 240 आएगा। तो पूछा गया है कि राशि कितनी है, तो राशि कितनी हो जाएगी यहाँ से, यदि हम बाकी सब वैल्यू को उधर ले जाते हैं तो 240 इंटू 100 हो जाएगा और बटे 3 आएगा, 3 से यदि आप इसको काटोगे तो 80 आ जाएगा। x बराबर यहाँ पर 8000 आएगा, न कि 4000। तो ऑप्शन 4 नहीं होगा, यहाँ ऑप्शन 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। सवाल नंबर 27 में दिया गया 7 की पावर 13 प्लस 1 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है। देखो 7 की पावर 13 प्लस 1 को जब आप 6 से विभाजित करोगे तो देखो 7 को भी 7 की पावर 13 को भी 6 से विभाजित किया है और 1 को भी 6 से विभाजित किया गया, इसका मतलब ये है। अब देखो 7 के जब हम टुकड़े करते हैं क्या आएगा, 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 की पावर 13 बट्टे 6 ये आ जाएगा, प्लस 1 बटे 6 हो जाएगा। अब यहाँ से जब आप इसको देखते हो तो 6 का भाग 6 में तो पूरा पूरा जाता है, 1 में जाएगा नहीं, तो 1 की पावर यहाँ से रिमाइंडर कितना बच जाएगा, यदि इस संख्या को देखते हैं 6 में तो देखो पूरा पूरा जाएगा, यहाँ 1 बटे 6 यानी कि रिमाइंडर कितना बच गया 1, तो यहाँ से रिमाइंडर आपका 1 आएगा, यहाँ से तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया है, प्लस का 1 आ चुका है। और यदि यहाँ से देखते हो तो इस संख्या से भी रिमाइंडर कितना आ चुका है आपका 1 आ चुका है, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इस प्रकार। या फिर ऐसे देख लो कि देखो 6 से 6 का जाएगा नहीं, 1 की पावर 13 बटे 6 हो गया और दूसरा हो चुका है 1 बटे 6 हो चुका है, तो ये 1 की पावर 13 का मतलब 1 ही होता है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2 बटे 6,
अब यहाँ से 6 का भाग नहीं जा रहा है, तो जो ऊपर बची संख्या है वो ही हमारा रिमाइंडर है। यदि संख्या 6 से बड़ी आती है तो उसको भाग देने पर जो बचता वो रिमाइंडर होता, संख्या 6 से छोटी है तो जो ऊपर आया वही हमारा रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर कितना आ चुका है? 2 आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। सवाल नंबर 31, पुरुषों के एक समूह ने 10 दिन में कार्य पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन 5 लोग उसमें से आए नहीं और शेष लोगों ने कार्य 12 दिन में पूरा किया। तो पुरुषों की स्टार्टिंग में संख्या कितनी थी? मान लिया कि m पुरुष थे, 10 दिन में उन्होंने काम पूरा करना था, तो टोटल काम इतना हो चुका है। लेकिन क्या हुआ, m-5 इतने ही लोगों ने काम किया और वो 12 दिन में कंप्लीट कर दिया। यानी ये भी टोटल काम और ये भी दोनों बराबर होंगे। यहाँ से 10m हो जाएगा, यदि इन दोनों को इस प्रकार लिख सकते हैं। ये हो चुके हैं 12m-60। तो अब देखो यहाँ से आपके पास 2m बराबर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 2m बराबर 60 आ जाएगा और m बराबर 30 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 32, यदि धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेष फल 3 प्राप्त होता है। वो कह रहा है कि एक n संख्या है, ठीक है, n संख्या है, इसको किस से विभाजित किया जाता है? 5 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना बचता है? 3 बच जाता है नीचे। और हमने मान लिया कि भाग गया, x बार चला गया, कुछ x बार चला गया, तो इसको किस प्रकार से लिखते हैं? n इंटू इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और +3 कर दो, 5x + 3 ये हो जाएगा। यानी कि n संख्या किसके बराबर आएगी? 5x + 3 के बराबर आएगी। ये हो चुका है। तो पूछा है कि n का, इस संख्या का इकाईकांक क्या होगा? इकाईकांक निकालने के, देखो किसी भी संख्या को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में क्या आता है? या तो 5 आता है या 0 आता है। यानी कि लास्ट में क्या आएगा? 5x को, यदि 5 को x से मल्टीप्लाई करोगे, x कोई भी नंबर हो सकता है, यदि इसको हम माने कि 5 को यदि किसी संख्या है, यहाँ पर हमें 5 दिख रहा है, तो यहाँ से या तो 5 आएगा इसका इकाईकांक या 0 होगा, इतना होगा। साथ में इसमें क्या जुड़ा हुआ है? 3 जुड़ा हुआ है और इसमें भी 3 जुड़ा हुआ है। यदि इनको देखते हैं तो 5 और 3 कितना हो जाता है? 8। यानी कि इकाईकांक या तो 8 हो सकता है या 3 हो सकता है, क्योंकि 0 में 3 जोड़ोगे तो 3 आएगा। तो अब देखो ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि या तो इकाईकांक, उसने n का इकाईकांक पूछा है, जो कि क्या होगा? या तो 3 हो जाएगा या 8 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है। सवाल नंबर 35, एक घन की भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है। घन है, एक घन है, घन की भुजा में 50, देखो घन की भुजा यदि a है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² होता है, ठीक है। यानी भुजा में कितनी % की वृद्धि की है? 50% की। 50% को हम भिन्न में कैसे लिखते हैं? 1/2 में लिखते हैं। यानी कि पहले 2 थी, 1 की वृद्धि होकर कितनी हो गई है? भुजा 3 हो चुकी है, ये हो चुकी है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पहले 6 क्या था? भुजा का स्क्वायर कर दो, 4 हो चुका है। यहाँ यदि करोगे 6 × 9 हो चुका है। देखो 6 से 6 तो कट जाएगा, तो ये अनुपात आ चुका है 4:9। तो यहाँ से वृद्धि कितने की हो रही है? 5 की हो रखी है। और 5 की वृद्धि किस पे हुई है? 4 पे हुई है। और परसेंटेज में बनाने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यदि इसको आप निकालोगे तो 125% आएगा। यानी वृद्धि कितनी हुई है? 125% की वृद्धि हो चुकी है। और पूछे कि वृद्धि होकर अब संख्या कितनी हो गई है? वो वृद्धि होकर अब नया क्षेत्रफल कितना हो गया है? तो 100 + 225% होगा, क्योंकि इतनी तो वृद्धि हुई है। और नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 225% हो चुका है। हमसे वृद्धि पूछिए तो हम कहेंगे 125% हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 37, 24 रुपये प्रति मीटर की दर से आयताकार मैदान के चारों ओर बाड़ लगानी है। यानी कि चारों मेर बाड़ लगाने का प्रति मीटर का खर्चा 24 रुपये है। और टोटल जो हमने बाड़ लगा दी उसके बाद खर्चा कितना लग गया हमारा? 1920 रुपये लग गया चारों मेर बाड़ लगाने का। अब पूछा है, अब दिया है हमको लंबाई दे रखा है 23 है, खेत की चौड़ाई पूछी है। तो देखो क्या होता है कि परिधि जितनी होती है, बाड़ परिधि पे लगती है, ये तो आप जानते हो। चारों मेर लगती है जिसको हम परिधि या परिमाप बोलते हैं। चलो आयताकार मैदान है इसलिए हम परिमाप बोल देंगे। परिमाप पे लगती है और 1 मीटर का खर्चा कितना है? 24 है। तो पूरी परिधि पर लगाने का परिमाप × 24 हो जाएगा चारों मेर लगाने का। तो ये कितने के बराबर आएगा? 1920 के बराबर आएगा।
1920 के बराबर आएगा। यहाँ से आपके पास परिमाप आ जाएगा, परिमाप कितना आएगा, ये आ जाएगा 1920/24 आ जाएगा। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो 8080 आ जाएगा आपके पास परिमाप। अब आप जानते हो कि आयताकार मैदान का परिमाप कितना होता है, ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 हो जाएगा। यदि लंबाई 23 दे रखी है उसने और चौड़ाई पूछी है, तो लंबाई को हम 23 रख देते हैं यहाँ पर और चौड़ाई पूछी है, ठीक है, बराबर 80 हो जाएगा। यदि आप इसको सॉल्व करोगे, ये 2 को मैं इधर ले जाता हूँ, 2 को इधर ले जाता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 23 प्लस चौड़ाई बराबर 40। तो यहाँ से चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई आपके पास आ जाएगी 17 आ जाएगी। 40 माइनस 23 होगा, 17 चौड़ाई आ जाएगी। चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। सवाल नंबर 38, ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, सी का मान दे रखा है और बराबर इसका मान निकालना है। तो जब आप इसको देखते हो तो आपको इसको देखने पर पता चलता है कि ये कब आता है, जब हम a प्लस बी प्लस सी तीन संख्याओं का जब हम स्क्वायर करते हैं तब कुछ ऐसा मान आता है। क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस सी स्क्वायर होता है और सारी 2ab प्लस 2bc ये सब प्लस में आती हैं, सब प्लस के अंदर आते हैं। अब जब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर दो संख्याएं माइनस में दे रखी है। कौन कौन सी दे रखी है, इनको हम लिख लेते हैं कौन कौन सी दे रखी है। देखो ए स्क्वायर प्लस का दे रखा है, बी स्क्वायर प्लस का दे रखा है, सी स्क्वायर प्लस का दे रखा है, -2ab दे रखा है, एक -2bc दे रखा है और 2ac दे रखा है। इस प्रकार ये प्लस का दे रखा है। तो ये देखो माइनस कब आया, या तो a माइनस का होगा या b, यदि दोनों माइनस के होते तो प्लस का आ जाता, ठीक है। और यहाँ पर भी माइनस किस वजह से आया कि या तो b माइनस का होगा या c माइनस का होगा, इसलिए आया। और यहाँ पर प्लस किस वजह से आया है कि या तो दोनों माइनस के हैं या इनमें से या तो दोनों माइनस के हैं या कोई भी नहीं है माइनस का, इस वजह से। तो यदि मैं b को माइनस का मान लेता हूं तब ये मेरा मान आ जाता है। तो देखो a माइनस बी प्लस सी करने पर ये मान आ जाता है। नहीं तो आप ये खोल के देखना चिन्ह के साथ, तो आपको पता चल जाएगा यही मान आ रहा है। अब ये बन जाएगा। तो यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, हमको मान रखना है, यानी हमारा जो इक्वेशन ये दे रखी है इसका मान ये होगा, ये हमें पता चल चुका है। अब बस हमको इसके अंदर मान रखना है, a माइनस बी प्लस सी करना है। तो सबसे पहले a का मान रखा, a प्लस बी माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि माइनस की दोनों से मल्टीप्लाई हो चुकी है, प्लस 2x माइनस 1 ये हो जाएगा और पूरे का होल स्क्वायर है। यहाँ से x से x कट चुका है तो 2y प्लस 2x माइनस 1 हो चुका है, पूरे का होल स्क्वायर ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब ये देखो कौन से ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ से। सवाल नंबर 39, एक व्यक्ति मेज को 12.5% के लाभ पर बेचता है और कुर्सी को 8 से 1/3% की हानि पर बेचता है, तो उसको पूरे ट्रांजेक्शन पर 25 रुपए का लाभ होता है। वहीं यदि दूसरी ओर वो मेज को 8 से 1/3% की हानि पर बेचता है और कुर्सी को 12.5% के लाभ पर बेचता है, तो ना उसको लाभ होता है और ना हानि होता है। तो हम दूसरी वाली जो इक्वेशंस है सबसे पहले उसको लेंगे। यहाँ पर वो कह रहा है कि हानि और लाभ दोनों बराबर है, तो ऐसा करते हैं कि देखो 8 से 1/3% की भिन्न के अंदर वैल्यू कितनी होती है, इसको 1/12 होती है, और 12 से 1/2% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। तो हम कह सकते हैं कि यदि मेज का क्रय मूल्य x है और कुर्सी का क्रय मूल्य यदि y है, तो x का 8/3% कितना होगा, 8/3% कितना होगा, ये इसको 1/12 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप ये परसेंटेज निकालोगे तो भी इतना ही आएगा। और y को करोगे तो कितना होगा, 1/8 कर दिया है मैंने, इस प्रकार से हो चुका है। ये दोनों के दोनों जो इस पे जो हानि हुई है और इस पे जो लाभ हुआ है कुर्सी पर, y पर जो लाभ हुआ है वो दोनों बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास x अनुपात y आ जाएगा। x अनुपात y कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो 3:2 आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। यानी कि इस रेशियो के अंदर इनका क्रय मूल्य है मेज। और अब बढ़ते हैं प्रथम इक्वेशन की ओर। वहां क्या कह रहा है कि x जो मेज थी, ठीक है, अब हमारे पास आ चुका है ये
मेज पर क्या होता है, उसको 12 सही 1/2% का लाभ होता है और कुर्सी पर 8 सही 1/3% की हानि होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि 1/12 होता है और 1/8 मान होता है, इस प्रकार से ही है। अब इन दोनों का यदि आप एलसीएम लेते हो तो कितना आएगा, एलसीएम लेने पर कितना आएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 24 आ चुका है, 24 आएगा। तो यदि 24 है तो मैं देखो इन दोनों को 24 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। दोनों को यदि हम 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो अनुपात है वो चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 से करूंगा तो 72 हो गया और यदि 2 को करूंगा तो 48 हो जाएगा। अब हमारी संख्या हमने इस अनुपात में कर दी है, जिससे कि सवाल को हम आसानी से कर सकें। अब देखो मेज पर कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, उसको 12.5% का। तो इसका 12.5% यानी कि 1/8, यदि ये 8 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 8 का इसमें भाग दोगे तो 9 आएगा, 1 की वैल्यू 9 के बराबर हो जाएगी, यानी कि इसको 9% का लाभ हो रहा है। और इसकी यदि बात करोगे 48 कितने के, 48 है 12 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, यानी कि उसको कुर्सी पर 4 अनुपात की हानि हो रही है। ये 9 लाभ है और ये हानि है, इसलिए माइनस का चिन्ह लिखा है। तो कितना आया इनका अंतर, अनुपात में 5 का अंतर आया। और ये 5 कितने के बराबर है, जो 25 रुपए का लाभ हुआ है उसके बराबर है। ठीक है, अब 25 रुपए के लाभ के बराबर है तो 1%, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 रुपए आ जाएगी। और पूछा हमसे कितना है मेज का क्रय मूल्य, मेज का क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर 72 रुपए है। तो 72 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितनी आ जाएगी, 36, 360 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखो दूसरा, हम यदि हमको तुक्का लगाना हो तो हम किस प्रकार से लगा सकते हैं। यदि मैं, थोड़ा सा सवाल लंबा है, इसको करने में हम फंस सकते हैं और बाई चांस हमारे पास टाइम कम है तो हम तुक्का लगाएं, तो किस प्रकार से लगाएंगे। तो तुक्का लगाने के लिए देखो हम क्या करेंगे, अब 12.5% की भिन्न के अंदर वैल्यू कितनी आई थी, 1/8 आई थी, और 8 से 1/3% की भिन्न में वैल्यू कितनी आई, 12 आई। यानी कि ऐसी संख्या देखो आप जिसके अंदर 8 का भी भाग जाता है और जिसके अंदर 12 का भी भाग जाता है। तो जब आप ऑप्शन में देखोगे तो वो संख्या केवल ये ऑप्शन नंबर 1 ही मिलेगा आपको, जिसके अंदर दोनों भाग जा रहे हैं, और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है। तो हम इस प्रकार से वहां पर थोड़ा सा तुक्का भी मार सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो चुका है हमारा, क्योंकि 8 का भाग इसमें जाएगा और इसमें भी चला जाएगा। तो इस प्रकार से देखो 8 8 चौक 32 हाँ जा रहा है, और 12 का भी जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो चुका है। तो ये हो चुका है तुक्का मारने का, क्योंकि इसके अंदर हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि हमने कोई मेथड वगैरह नहीं लगाया, ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाई है, बस एक तरीका निकाला है जिससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी सवाल नंबर 41 के अंदर क्या कहा गया है, ये दिया गया है और x और y का मान पूछा गया है। तो देखो हम जब भी नीचे अंडरूट में अंदर इस प्रकार से दिखाई देता है तो ये हटाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम हटाते किस प्रकार से है, तो जो हर के अंदर साइन होता है उसके साइन से विपरीत से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ क्या दे रखा था, √7 प्लस √2 दे रखा है, तो ऊपर नीचे हम विपरीत चिन्ह, हर के विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि ये दे रखा था तो किस से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 7 प्लस √2, √7 प्लस √2, ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, ऊपर तो हो जाएगा √7 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, 7 - 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये a - b बन चुका है और ये a + b बन चुका है, तो ये a² - b² हो चुका है। अब ये आ चुका है, तो ऊपर क्या आया, जब मैं यदि 7 का √7 का स्क्वायर करूंगा, इस स्क्वायर को खोलता हूं तो 7 आ जाता है, 2 आ जाता है, बाकी क्या आएगा, 2 √14 आ जाएगा, 2 √14 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो हम अलग करते हैं इनको, एक तो हो चुका है 9/5 और दूसरा हो चुका है 2 √14/5, ये हो चुका है। ये किसके बराबर दे रखा है आपको, x + y √14 के बराबर दे रखा है। अब देखो जिस संख्या के अंदर 14 है वो y से मल्टीप्लाई है,
जिस संख्या के अंदर 14 है तो वो y से मल्टीप्लाई है, यानी कि y का मान हमारे पास कितना आ चुका है, यहाँ से 2/5 होगा। और x का मान यदि वो पूछता तो कितना आता, 9/5 होता। तो किसका मान, y का मान पूछा है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है। सवाल नंबर 45, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, लेकिन 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचता है। यानी कि ऐसी संख्या जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए। जब आप ऑप्शन में भाग देख के देखो सबसे पहले, तो किस में 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 में जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में जाएगा, बाकी 2 ऑप्शन कट चुके हैं यहाँ से। पहली चीज तो ये। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि 8 का जब भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 12 का भाग देंगे 3 का शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा, 16 का भाग देंगे 3 शेष बचेगा। यदि उन ऑप्शन में अब 8 का भाग दे के देखो कि कितना शेष बचता है। यदि फिर 8 भी हो गया, फिर 12 का देंगे, यदि दोनों संख्याओं में 8 का चला गया तब 12 का देंगे। तो देखो पहली संख्या में जब आप 8 का भाग दोगे कितना आता है, 8 3 24 आता है, और फिर 26 बचा तो नहीं जाता है। यानी कि इसके अंदर 8 का भाग यदि आप देते हो तो कितना बचता है, 8 3 24 और 2, और फिर यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, यानी कि 3 बचना चाहिए। 8 का जब हम भाग देंगे तो कितना शेष बचना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 में भाग दो तो कितनी, 8 गया एक बार, फिर बचा 6, 67 बचा, 67 में 8 का भाग दोगे 64 जाएगा, 3 बचेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये मेथड तो है ऑप्शन से चेक करने का। और यदि हमको पूरा मेथड करना है तो क्या करेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे विभाजित होती है, तो इन तीनों को सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम यदि आप लोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा एलसीएम, सबसे बड़ी 2 की पावर कितनी है, 16, 16 और एक 3 और एक्स्ट्रा है, 16 3 48, यानी 48 एलसीएम आ चुका है। आप एलसीएम निकालोगे तो 48 ही आएगा, 48 एलसीएम आएगा। अब देखो 48 आएगा, एलसीएम आएगा, और क्या है शेष कितना बचा, 3। तो 48 एक्स प्लस 3 ये हो जाएगा, 48 एक्स प्लस 3 हो जाएगा। जब आप इस संख्या के अंदर 8 का भाग दोगे या फिर 12 का भाग दोगे तो 3 शेष बचेगा। अब देखो हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सी वैल्यू है। ऑप्शन में देखो 266 147 इस प्रकार से दिया है। तो हमको ये देखना है कि 7 से विभाजित करने पर, देखो पहली इक्वेशन से तो ये बन चुका है। अब हमें देखना है कि लेकिन उसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 हो जाता है। x का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे और देखेंगे कि ये कब 7 से डिवाइड होता है। तो 48, x का मान जब मैं 1 रखता हूँ प्लस 3 तो कितना आता है, यहाँ से करने पर 51 आता है। जब यहाँ पर आप मान x का 2 रखते हो तो कितना आता है, 96 और 3 99 आता है। तो 51 भी 7 से डिवाइड नहीं होता है और 99 भी 7 से डिवाइड नहीं होता है। और 48 इंटू 3 प्लस 3 करते तो कितना आता है, 48 को 3 से करोगे तो 144 प्लस 3 ये आएगा, तो ये 147 और ये 7 से पूरा पूरा भाग जाता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो चुकी है, छोटी से छोटी संख्या 147 हो चुकी है, जिसको इन तीनों संख्याओं से यदि आप डिवाइड करोगे तो हर बार 3 बचेगा और 7 से करोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा 2 हो चुका है। सवाल नंबर 46, यदि 15 सीट वाली एक पुस्तक की 100 प्रतियां बनाने पर 26 रिम कागज की आवश्यकता होती है, तो 13 सीट्स वाली पुस्तक की 750 प्रतियां बनाने के लिए कितने रिम कागज की आवश्यकता होगी। तो देखो इसका हम क्या करेंगे कि 15 सीट है, एक पुस्तक के अंदर कितनी सीट की लगाने की पड़ेगी, हमको 15 सीट लगानी पड़ेगी, यानी 15 सीट वाली पुस्तक बनानी है। और कितनी पुस्तक बनानी है, 100 पुस्तक बनानी है, तो टोटल कितनी सीट्स की आवश्यकता हो गई है, 1500 सीट की आवश्यकता हो गई है। और यहाँ 1500 सीट की आवश्यकता हो गई है और रिम कितनी जरूरत पड़ी यहाँ पर, 26 रिम की जरूरत पड़ी। यानी कि एक रिम के अंदर कितने पेपर आए हैं या एक रिम के अंदर कितनी सीट आई है, ये कितनी आएगी, 1500/26 एक रिम के अंदर, क्योंकि टोटल पेज इतने लगे और वो 26 रिम के बराबर थे, तो एक रिम के अंदर कितने पेज, 1500/26 ये हो चुका है। अब हमको निकालना है
13 सीट वाली पुस्तक की 750 प्रतियां बनाने के लिए कितने रिम कागज की आवश्यकता पड़ी। तो देखो रिम हैव क्यूआर यानी कि 13 सीट वाली पुस्तक बनानी है और 750 पुस्तक बनानी है। इसके लिए कितने रिम कागज यानी कितनी रिम की आवश्यकता पड़ी। कागज पूछता तो इतनी आवश्यकता पड़ी, यानी कि इतनी सीट पूछता तो 13 इंटू 750 इतनी पड़ी। और एक रिम के अंदर कागज कितना लगता है 15/60। तो यदि हम इससे डिवाइड कर दूं तो सीट की संख्या आ जाएगी 15/26। इससे डिवाइड कर दूं तो संख्या आ जाएगी 13 इंटू 750/1500 इंटू 26, ये हो जाएगा। देखो अब यहाँ से यदि आप काटोगे तो कितना बचेगा, एक से ये 2 बार जाएगा और ये इससे 13 बार जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 169 आ जाएगा। यानी 169 रिम की हमको आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दूसरा तरीका है, मगर वो तरीका मैंने ये सवाल करने के बाद में बनाया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो तरीका मुझे पहले से आता था। क्या बनाया है कि मैं एक रिम में एक रिम के अंदर कितनी सीट्स है वो निकालेंगे दोनों में। तो जब पहले वाली इक्वेशन से निकालते हैं, यानी पहली वाली जो इक्वेशन से निकालते हैं तो कितनी आती है, एक रिम के अंदर जो कागज है वो तो बराबर है, पहले वाले से भी निकालेंगे दूसरे वाले से भी निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। तो पहले वाले से कैसे निकालेंगे, 15 देखो सीट है एक पुस्तक में और टोटल 100 प्रतियां बनानी है तो 1500 हो गई, बटे जब हम 26 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी ये जो 1500 कागज है कितनी सीट में है, कितनी रिम में है, 26 रिम में है, तो एक रिम के कागज आ जाएंगे यहाँ से, ये आ चुका है। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, 13 इंटू 750 बटे कितनी रिम, एक्स रिम, यदि दी हुई नहीं है कि दूसरी बार में कितनी एक्स, ये हो चुका है। अब इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो सेम वही आंसर आएगा। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, क्योंकि ये काटोगे इससे कट जाएगा। अब बाकी एक्स का मान कितना आया है, ये काटे हुए ये 2 बार जाएगा और यहाँ से ये 2 से 13 बन जाएगा, तो x का मान आपके पास 169 आ जाएगा। इस प्रकार से हो गया है। मगर ये हुआ कैसे, ये मेरे को पहले नहीं पता था, ये सवाल करने के बाद में ही मैं इसको कर पाया। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसी फॉर्मूले को, इसलिए मैंने ये सबसे पहले आपको ये बेसिक तरीका बताया है, उसके बाद में ये एक फॉर्मूला जिस हिसाब से बन चुका है वो बताया है कि हमने क्या किया। यहाँ पर जो सीट थी उनको सीट हो गई, फिर प्रतियां हो गई और नीचे रिम हो गई। ये हमारा हो गया है फॉर्मूला कि पहले के अंदर दूसरे के अंदर इस प्रकार से आप बराबर कर सकते हो कि ये एक रिम के अंदर जितने पेजेस है वो निकल के आ गए हैं। सवाल नंबर 47 के अंदर क्या है, एक मीनार के शीर्ष को भूमि पर इसके पाद बिंदु से 25 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर से 2 बिंदुओं से देखे जाने पर बनने वाले उन्नयन कोण अनुपूरक है। अनुपूरक का मतलब है जो यदि अल्फा प्लस बीटा है वो 90 के बराबर है। किसके बराबर है, 90 के बराबर है। या हम कहते हैं थीटा है यदि पहला कोण, तो दूसरा कोण कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, और इन दोनों का योग 90 के बराबर हो गया। तो देखो भूमि पर एक ये मीनार बना दी है, ये सीधी लाइन नहीं बनी है, देखो ये एक मीनार बन गई है, ठीक है, और इससे 2 बिंदु दे रखे हैं, एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, ठीक है। ये इतनी दूरी है 16 की और इतनी दूरी है 25 की, 16 की है और ये 25 की है। यदि ये कोण थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और यदि ये 90 माइनस थीटा है, बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, यदि ये 90 माइनस थीटा है तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला कोण कितना होगा, थीटा होगा। तो देखो ऐसे सवालों में हम क्या कर सकते हैं, ये ऊंचाई दे रखी है उसने h जो कि निकालनी है हमको, तो ऐसे सवालों में देखो क्या होता है कि h² यदि ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा होता है, दोनों कोण अनुपूरक होते हैं, तो जो ये ऊंचाई है ये इन 16 इंटू 25 का गुणनफल होगी। ऊंचाई का स्क्वायर है जो 16 इंटू 25 का गुणनफल होगा, तो h स्क्वायर बराबर इतना आ जाएगा। और यहाँ से h बराबर कितना आ जाएगा, इसका भी अंडर रूट 4 इंटू 5 हो जाएगा, h बराबर 20 आ जाएगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये वाली इक्वेशन किस प्रकार से लिख दी, एच स्क्वायर बराबर 16 × 25। तो देखो क्या हुआ, पहले छोटे वाले त्रिभुज की बात करते हैं। तो यहाँ पर यदि थीटा क्या दे रखा है, ये कोण थीटा दे रखा है। तो यदि यहाँ से मैं निकालता हूँ टेन थीटा का मान कितना आ जाएगा, h/16 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी वाली इक्वेशन में थीटा, यदि बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं तो थीटा कौन सा कोण है, ये वाला कोण पूरा है। तो जब इसकी बात करें तो टेन थीटा बराबर कितना आएगा, 25/h। कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो ये यहाँ से हो जाएगा 25/h हो जाएगा जब बड़े वाले त्रिभुज की बात करें। दोनों को जब आप बराबर करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से h/16 बराबर 25/h, क्योंकि दोनों तरफ लेफ्ट साइड में तो टेन थीटा है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये आ चुका है। यहाँ से क्या हो जाएगा, h बराबर 16 × 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 × 25 हो जाएगा। तो ये हो चुका है, और यहाँ से h का मान आप निकाल लोगे, h बराबर 20 आएगा। तो देखो हमने बात करी, आगे से आप ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी ये कोणों दोनों का योग 90 के बराबर होता है, थीटा और ये 90 माइनस थीटा, यानी इन दोनों कोणों का योग 90 के बराबर होता है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो ऊंचाई का स्क्वायर है वो दोनों दूरियों के बराबर होगा। ऊंचाई का स्क्वायर दोनों दूरियों के गुणनफल के बराबर होगा। ये चीज आगे से आप यदि ध्यान रखोगे तो ये सवाल मिनटों के अंदर हो जाएगा, मिनटों क्या सेकंडों के अंदर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1391 से घटाए जाने पर शेष के रूप में प्राप्त संख्या को 7, 9, 11 से डिवाइड करने पर 3 शेष बचता है। यानी कि एक संख्या घटानी है 1391 में से, इन ऑप्शन में से मान लिया कि पहला ऑप्शन है, तो जैसे 1 घटाया तो जो संख्या प्राप्त होती है वो 7, 9, 11 से यदि हम उसमें भाग दें, जो संख्या प्राप्त होती है जैसे 1390 मिलेगा, 7, 9, 11 से अब आप इसमें भाग दोगे तो हर स्थिति के अंदर 3 शेष बचता है, ये कह रहा है वो। तो देखो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, कितना शेष बचता है, 3 शेष बचता है। तो मैं क्या करता हूं, यदि मैं 3 ये पहले इसमें से घटा दूं, यानी कि हम इसमें से जो संख्या शेष बची है इसमें से 3 घटा दे तो 6, 7, 9, 11 का पूरा भाग चला जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, एक तो वो संख्या है, सब में सबसे पहले 3 3 जोड़ दूंगा, 3 3 सब में जोड़ दिया। ठीक है, सब में 3 जोड़ दिया तो यहां से 4 आ चुका है, यहां से 7 आ चुका है, यहां से 5 आ चुका है और यहां से 6 आ चुका है, यह आ चुका है। अब हमको इस संख्या को किस में से घटाना है, 1391 में से घटाना है। 1391 में से जब आप इसको घटाओगे, 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1387 बच जाएगा। जब 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1384 बच जाएगा। जब 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1386 बच जाएगा। ये घटाओगे तो 1385 बच जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये 7, 9 और 11 का अब इन चारों संख्याओं में किसमें पूरा भाग जाता है ये देखना है, पूरा भाग जाएगा। तो ये देखना है कि किस में पूरा भाग जाता है। तो देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास 9 है, 9 का मतलब 3 का भी भाग जाएगा। तो सबसे पहले 3 का चेक करते हैं किस किस में जा रहा है। 3 का क्या करते हैं, सारे जितने भी अंक है सबको जोड़कर यदि उस संख्या में 3 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। जब यहाँ से आप इसको जोड़ोगे तो 1 और ये 3, 4, 4 और 8 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा, 12 और 7 19, 19 में भाग नहीं जाता है 3 का पूरा, इसलिए ये संख्या नहीं होगी। इसी प्रकार से आप इसको करोगे तो 12, 13, 25 आता है, 25 में भी 3 का नहीं जाता तो ये नहीं होगा। यदि यहाँ देखते हो 13 और ये 14, 13, 14 कितना हो जाता है, 27 जाएगा भाग, तो ये हो सकती है अभी। तो यदि इसकी बात करें, इसमें 3 का चेक करें तो ये आता है 8 और 5 13, 13, 13 26, 26 में भी 3 का भाग नहीं जाता तो ये भी नहीं हो। तो हमें पहले से ही एक ही चीज को चेक करते ही पता चल चुका है कि 1386 तीसरा ऑप्शन होगा। यदि 2 ऑप्शन होते तो फिर हम आगे चेक करते, यानी कि 9 से चेक कर लेते या 11 से चेक कर लेते, 11 से चेक कर लेते इस प्रकार से। लेकिन हमें पहली बार में ही आ चुका है हमारा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है यहाँ से। यदि ये तो हो गया ऑप्शन से करने का। ऑप्शन से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप सवाल निकालते हो सबसे पहले आप उस सवाल को ऑप्शन से करने की कोशिश करो। इससे आपका क्या है, ऑप्शन से जो सवाल करने का तरीका है वो मजबूत हो जाएगा। यही तरीका है,
बाकी अब देखो मैन मेथड से यदि करना हो तो कैसे करेंगे कि एक संख्या है जो इन तीनों से भाग जाती है, तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 993 आ जाएगा यदि आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो इस संख्या में तो इन तीनों का भाग पूरा पूरा जाता है, तो ये x+3 हम इस प्रकार से लिख देते हैं कि इन संख्याओं का जब आप इसमें भाग दोगे तो हर स्थिति के अंदर 3 शेष बचता है। ठीक है, हर स्थिति के अंदर 3 शेष बचता है। अब ये संख्या है, जो भी ये संख्या है, इसको यदि हम इसमें से घटाते हैं तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या बचती है, ये वो बोल रहा है। तो देखो छोटी से छोटी संख्या बताना है, तो जब यदि मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, अब आपको x के मान रखने हैं, यहाँ पर 1 रखना है, फिर 2 रखना है, इस प्रकार से देखना है। तो जब देखो हम 1 रखते हैं तो कितना आता है मान, जब हम 1 रखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखता है 993 + 3 ये आता है, और यहाँ से ये देखने पर लग रहा है 696, तो ये देखो 1391 और यहाँ 961 है, यानी कि घटाने पर भी काफ़ी बड़ी संख्या आएगी, और ये इसके आसपास भी नहीं है। और हमारे ऑप्शन में कितना घटाना है, 1 घटाना है, 4 घटाना है, इस प्रकार है, काफ़ी छोटी छोटी संख्या है, यानी कि यहाँ हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 693 को, यानी कि x की जगह मैं 2 रख रहा हूँ, तब कितना आता है, 2 रखने पे ये 6, 18, 1, 12 और 1 13 + 3 इतना आ चुका है, यानी कि 1389 आ चुका है। 1389, आप जब 1391 में से 1389 घटाते हो तो कितना बचता है आपके पास, 3 बचता है, यानी कि वो संख्या छोटी से छोटी संख्या 1389 में से 91 घटाओगे तो 2 बचेगा, यानी वो छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए, यानी 2 घटा दोगे तो जो संख्या प्राप्त हुई है 1300 इतना बच जाएगा, 1389 बचेगा यदि हम 2 घटाते हैं 1391। और ये संख्या में जब आप 7 का 2 या 9 का 2 या 11 का भाग दोगे तो हर स्थिति के अंदर 3 शेष बचेगा। तो आपको इस प्रकार से ये सवाल करना है। अगला सवाल, सवाल नंबर 50। दो खंबे जमीन पर खड़े हैं, उनके पाद और उनके शीर्षों के बीच की दूरी 48 मीटर और 50 मीटर है क्रम से, यानी कि 2 खंबे हैं। आगे क्या कह रहा है, यदि छोटे खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है तो बड़े खंबे, यानी एक खंबा थोड़ा बड़ा है, एक खंबा थोड़ा छोटा है, तो मान लिया कि ये खंबा बड़ा है और दूसरा खंबा छोटा है, ये कह रहा है वो कि अब क्या कह रहा है, क्रमशः पादों के बीच की दूरी कितनी है, यानी जो उनके जमीन पर पैर है उनके बीच की दूरी कितनी है, 48 है, यानी ये दूरी उनकी 48 है, और उनके शीर्षों के बीच की दूरी कितनी है, 50 है। 50 क्यों हुई, यदि सीधी दूरी होती तो दोनों 48 48 होती, 50 का मतलब यानी कि ये तिरछी दूरी है, यहाँ से ये चीज़ पता चली हमें। दूसरी चीज़, अब देखो यदि ये 48 है तो ये भी 48 होगी। वो कह रहा है छोटे खंबे की जो ऊंचाई है ना वो 10 मीटर है, ठीक है, तो बड़े खंबे की हमको क्या करनी है, ऊंचाई निकालनी है, बड़े खंबे की तो निकालनी है, छोटे खंबे की है। अब देखो हमें 50 कर्ण मिल चुका है, आधार 48 है, तो हम ये वाला मान निकाल सकते हैं, कितना आएगा। यदि इसका मान निकालोगे आप तो क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर 2500 माइनस 48 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 24 या 23। देखो 50 का स्क्वायर करोगे तो 2500 आएगा, 48 का स्क्वायर करोगे 2304 आएगा। यदि इसको मैं घटाऊं तो कितना आता है, 196 आता है, कितना आएगा, 196 आएगा, ठीक है, 196 आएगा। अब ये जो 196 आया है इसका हमको क्या करना पड़ेगा, इसका अंडरूट करना पड़ता है, अंडरूट करोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, हमारे पास 14 आ जाएगा, यानी ये दूरी कितनी आ चुकी है आपकी, 14 आ चुकी है। और ये जो नीचे वाली दूरी है ये क्योंकि इसी के बराबर है, यदि ये छोटा वाला 10 है तो ये दूरी भी 10 होगी, तो यानी कि ये ऊंचाई 10 + 14, पूरे बड़े वाले खंबे की ऊंचाई कितनी आ चुकी है, दोनों को जोड़ने पर 24 आ चुकी है। 24 कौन से, दूसरे ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 57। 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती है, क्रम से 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर। जब वे मिलती है तो पाया गया कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी की बजाय 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। वो कह रहा है कि 2 स्टेशनों के बीच की दूरी है ना, दे रखी है
दे नहीं रखी, दोनों एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करती है। एक की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों 25 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करती है। और वो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है ना दूसरे की बजाय 80 किलोमीटर ज़्यादा चली है। तो ज़्यादा क्यों चली है वो, कि देखो इसकी चाल 20 किलोमीटर है, इसकी 25 है। जो 5 किलोमीटर अधिक चाल है इसी वजह से वो कितनी ज़्यादा चली है, 80 चली है, चल पाई है, 80 किलोमीटर ज़्यादा चल पाई है। ठीक है, तो यहाँ से हम समय निकाल सकते हैं, यानी कि ये जो 80 किलोमीटर है ये किसकी देन है, इस 5 किलोमीटर की देन है। जो ये 5 किलोमीटर अधिक था इसी से वजह से उसने 80 ज़्यादा चल पाया। तो समय कितना आ जाएगा, 80/5 कर दोगे, यानी कि ये दूरी और इस 5 से चाल से चली है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 16 आ जाएगा। यानी उसको 16 घंटे लगे हैं दूसरी वाली ट्रेन को। तो पहली वाली ट्रेन भी 16 घंटे चली होगी, कि दोनों ट्रेन एक ही समय पर चली है एक दूसरे की ओर। तो यानी कि ट्रेन का जो समय है चलने से मिलने का वो है 16 घंटे, हमारे पास समय आ चुका है। तो अब हमें निकालनी है दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल। यदि चाल इंटू समय, तो देखो चाल क्या हो जाएगी, दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही है तो जुड़ जाएगी, 45 हो चुकी है। समय की बात करते हैं तो 16 घंटे हमने निकाल लिया है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 16 5 80, 8 आए हांसल, 16 चौका 64, 64 और 8 72, 720 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 58, दिए गए आंकड़े में माध्य और माध्यिका का योग पूछा है। ठीक है, तो देखो माध्यिका निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इनको लाइन से अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अरेंज कर देते हैं। सबसे पहले 10 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 14 आएगा। ठीक है, उसके बाद में 16, फिर 18, फिर 20, 26, 28। तो 10 लिख दिया है, फिर 12 लिख दिया है, उसके बाद में 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 26 और फिर 28, ये आ चुकी है। तो टोटल संख्याएं कितनी थी, 3 और 3 6 और 2 8, यहाँ पर भी 4 और 4 8, 8 हो चुकी है। तो देखो माध्य क्या होगा, इन सभी संख्याओं को जोड़ो और नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड कर दो। तो देखो माध्य निकालने के लिए क्या है, सबका योग करोगे तो 144 आएगा, 144 आएगा। और इसको आपको किस से डिवाइड करना है, नंबर ऑफ संख्या, टोटल संख्या 8 है तो 8 से डिवाइड करोगे। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 8 एकम 8 आएगा। ठीक है, बाकी 64, यानी कि माध्य आ चुका है हमारा 18। अब जब हम माध्यिका निकालते हैं, माध्यिका क्या होगा, यदि ये सम संख्याएं हैं तो बीच की दो संख्याओं को जोड़ो, 18 है और दूसरी 20 है, और दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये इनका माध्यिका आ जाएगा। यदि ये विषम होती संख्याएं तो बीच वाली जो संख्या होती वही माध्यिका होती। सम संख्याओं में बीच में 2 संख्याएं होती है, इसलिए दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा आपका, इतना। यहाँ से देखो इन संख्याओं को जोड़ा, माध्यिका कितना आया आपका, ये 4 और ये। तो बीच की दो संख्याएं कौन सी है, बीच की दो संख्याएं कौन सी है, 16 + 18 है। 16 + 18/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 17 आ जाएगा। अब देखो हमको क्या करना है, इन दोनों का योग बताना है। तो 18 + 17 कितना हो जाता है, ये 35 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 60, एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरी हुई है, यात्रियों से भरी हुई है। पहले स्टॉप पर इससे 1/3 यात्री उतर जाते हैं और 96 नए यात्री चढ़ जाते हैं। यानी कि देखो पहले स्टॉपेज की बात कर रहा है, मान लिया 1/3 यात्री उतरते हैं, तो मैंने मान लिया 3x की स्टार्टिंग में रेलगाड़ी है ना यात्रियों से भरी हुई है, वो 3x यात्री है, उसमें से x यात्री नीचे उतर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अब सोच रहे होंगे कि 3x ही क्यों माना, हम x मान सकते हैं। मान सकते हो x, मगर वो क्या होगा, भिन्न के अंदर चली जाएगी, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। इसलिए जब मैंने पढ़ा कि 1/3 यात्री नीचे उतरा तो मैंने 3x मान लिया। 3x का 1/3 x होता है, इसलिए x उतर गए, बचे कितने, 2x यात्री बचे। कितने बचे, 2x यात्री बचे। अब जो 2x बचे हैं उसमें कितने यात्री नए चढ़ चुके हैं, अब ट्रेन में 96 यात्री और चढ़ चुके हैं। पहले स्टॉपेज की कहानी तो ये है, 96 यात्री और चढ़ चुके हैं। तो अब टोटल यात्री इतने हो चुके हैं।
अब जब दूसरे स्टॉपेज पे रुकती है गाड़ी, तो 2x प्लस 96 यात्री थे ट्रेन में, उनमें से आधे यात्री उतर चुके हैं, वो कह रहा है, तो x प्लस 48 उतर चुके हैं, इसका आधा कर दिया हमने। बचे कितने ट्रेन के अंदर, x प्लस 48, आधे यात्री बचे होंगे। अब कह रहा है 12 नए यात्री और चढ़ जाते हैं उसमें, यानी 12 और जोड़ दो जो बचे हुए यात्री है। अब ट्रेन में बचे x प्लस 60 यात्री बच गए हैं ट्रेन में, ठीक है। अब स्टॉपेज 3 की बात करते हैं। अब तीसरे स्टॉपेज पे जब गाड़ी पहुंची तो गाड़ी में कितने यात्री मौजूद थे, 248 मौजूद थे, ठीक है। यानी कि जो ये स्टॉपेज गाड़ी चली दूसरे स्टॉपेज से, तो उसमें कितने यात्री थे, x प्लस 60। तो वो कह रहा है कि जब तीसरे पे पहुंची तो टोटल कितने यात्री थे, 248 यात्री थे ट्रेन के अंदर। तो ये हुआ। यहाँ से x का मान आप जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से 60 घटाओगे 188 आ जाएगा। तो x का मान यदि इतना आ चुका है, तो 3x थे स्टार्टिंग में गाड़ी में लोग, तो ट्रेन में 3x लोग थे, तो x का मान 188 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 188 रखने पर आपका मान 564 आ जाएगा। 564, यानी ट्रेन के अंदर स्टार्टिंग में कितने लोग थे, 564 लोग थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 66, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम भाग देते हैं। तो मैं सबसे पहले भाग देता हूं, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं 0.0025, ठीक है। फिर यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, भाग ऑपरेशन को सरल किया है। फिर उस पूरी संख्या के मल्टीप्लिकेशन में कौन है, ये, क्योंकि पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं और बाद में फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये है। और 2.5 इस प्रकार से दे रखा है। अब देखो क्या होगा, अब देखो नीचे आप गिनो कि कितने के बाद में दशमलव है, दाईं ओर से 4 के बाद है। ऊपर टोटल गिन लो, देखो इस संख्या में 1 के बाद, यहाँ देखो 3, तो 1 तो ये हो गया और 3 ये 4 हो चुके हैं और बाकी 2 6, यानी दशमलव है जो ऊपर 6 स्थान के बाद है, नीचे 4 स्थान के बाद है। तो 4 स्थान से तो 4 स्थान कट जाएगी, बाकी 2 स्थान के बाद बचेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सारी दशमलव को काट देंगे और ऊपर 2 स्थान के बाद बची है, तो नीचे कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। ये चीज हो चुकी है। अब सारी दशमलव कट चुकी है। अब हमारे पास देखो क्या बचा है, ऊपर 25, नीचे 25, 25 से 25 कट जाएगा, बाकी 2 25 और बच चुके हैं हमारे पास। तो ये कितना हो जाएगा, 625 आ जाएगा। और बाकी हमने दशमलव की बात करी थी, ऊपर कितने स्थान के बाद थी, 6 स्थान के बाद, नीचे 4 स्थान के बाद थी। तो या तो आप देखो ऊपर से 2 स्थान के बाद दशमलव लगा दो, या फिर नीचे देखो 100 लिखा हुआ है, दोनों बात बराबर है। तो ये भी जब 100 ऊपर जाएगा तो दशमलव में बदल जाएगा और 6.25 इस प्रकार से आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 67, राहुल ने एक संख्या को 2 से गुना करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया और तो उसको उत्तर 2 प्राप्त हुआ, तो वास्तविक उत्तर कितना आना था, ये पूछा है। देखो राहुल को क्या करना था, एक संख्या यदि हमने x मानी तो उसको 2 से उस संख्या को गुणा करना था, मगर उसने क्या किया, x को, जो संख्या को 2 से विभाजित कर दिया और उत्तर कितना आया, 2 आया। यानी कि यहाँ से हमें पता चला कि वो संख्या कितनी थी, 4 थी, x का मान 4 आ चुका है। तो वास्तविक उत्तर कितना आना था, 2 को 4 से करोगे तो 8 आना था, 8 आना था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 68, लीमा के पिता की आयु लीमा की आयु की 4 गुनी है, यानी लीमा की आयु यदि 1 है तो उसके पिता की आयु उसकी 4 गुनी है। 4 वर्ष पहले की बात करते हैं, पिता की आयु तत्कालीन आयु की 6 गुनी है, यानी 4 वर्ष पहले क्या थी, 6 गुनी थी। यानी लीमा की आयु 1 थी 4 वर्ष पहले, तो उसकी 6 गुना थी। अब यदि यहाँ हम डिफरेंस देखते हैं, देखो यहाँ कितने का है, 2 का, और यहाँ 0 का, डिफरेंस बराबर नहीं है तो हमें बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ अंतर देखो 5 का है और यहाँ अंतर कितने का है, 3 का है। तो देखो जो ये 5 है इसको नीचे वाली दोनों संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को ऊपर वाली दोनों संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसे में जो डिफरेंस है वो बराबर हो जाएगा। तो 3 से 6 को करोगे तो 18 और ये 3 हो जाएगा, 5 से करने पर ये 20 और ये 5 हो जाएगा। अब आप इनके बीच का डिफरेंस देखो, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, 2 कितने के बराबर, वो कह रहा है 4
साल पहले, यानी कि ये 4 साल पहले थी, ये वर्तमान में है। तो 2 की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 4 वर्ष हो चुकी है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 2 वर्ष है। 1 की वैल्यू 2 वर्ष है। तो वर्तमान में किसी की भी पूछ लो, यदि 20 की यदि बात करें तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 40, 5 को करोगे तो 10। पूछने क्या पूछा है? उसके पिता की वर्तमान आयु। पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 69, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2400 और 1810 को विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 6 और 4 प्राप्त होंगे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिसे इसको और इसको विभाजित करने पर इतना, विभाजित करने पर शेष फल क्रम से इतना और इतना। यानी कह रहा है कि एक संख्या को यदि इससे विभाजित करते हैं तो 6 बचता है शेष फल, और उस संख्या का यदि 1810 में भाग देते हैं तो 4 बचता है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें से तो आप 6 घटा दो और इसमें से आप 4 घटा दो। जब इसमें से 6 घटाओगे तो कितना आएगा? 1394 आ जाएगा। और इसमें से यदि 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? ये 1806 आ जाएगा। 1806 आ जाएगा। अब क्या करना है कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है। बड़ी से बड़ी संख्या का इसमें भी भाग जाएगा पूरा का पूरा, और इसमें भी पूरा पूरा भाग जाएगा, दोनों में जाएगा, क्योंकि जो शेष बचना था वो तो हमने घटा दिया है। तो अब इन दोनों संख्याओं में उस बड़ी से बड़ी संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है? तो यानी कि वो पूछ रहा है कि इन दोनों का HCF क्या होगा। तो हमें HCF निकालना पड़ेगा। या तो आप HCF निकालने बैठ जाओ, नहीं तो अब ऑप्शन पे आ जाओ। ऑप्शन पे आते हैं तो देखो हम क्या देखते हैं। अब यहाँ पर पीछे 2 है, 4 है, यहाँ पर भी 6 है, यानी सम है। 2 का भाग तो दोनों में जाओगा, तो सारी संख्याओं में 2 का भाग तो जा रहा है, यानी कि सारे ऑप्शन हो सकते हैं 2 के हिसाब से। तो अब हम 3 का देखते हैं कि इसमें जाता है क्या। जब यहाँ बात करें 18, 1 और ये 9 और 6 कितना होता है? 15। तो 15 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी इसमें 3 का जाएगा। इधर भी चेक करते हैं, यदि इधर करा 5 और 4 9 और 9, तो यहाँ पर भी 3 का भाग जाएगा और इसमें भी 3 का भाग जाएगा। यानी कि जो कॉमन है 3 तो जरूर आएगा। HCF में 3 तो कॉमन दोनों में आएगा, क्योंकि इसमें भी 3 है, इसमें भी, यानी HCF में भी 3 होगा। अब हम सवाल में ऑप्शन में चेक करते हैं किस में 3 है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 10 आएगा, और वैसे भी ये 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये भी 3 से नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। और 3 से देख लो अब किस में भाग जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 में ही जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा कि 3 का इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। या फिर आप HCF इन दोनों का निकालोगे तो 42 आएगा। वो आपको क्या करना पड़ेगा? इनको आपस में सरल करना पड़ेगा कि काटते जाओ। अब पहले जैसे 2 से हमें पता चल रहा है, 2 से काट लो, 3 दिख रहा है, 3 से काट लो, तो इस प्रकार से लास्ट में 42 आ जाएगा। इनसे कॉमन यदि आप करोगे तो HCF निकालना पड़ेगा, या ऑप्शन से इस प्रकार कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 70, एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अब वो कह रहा है कि इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल आप बताइए। तो सबसे पहले देखो हम एक वर्ग बनाते हैं, वर्ग बना लेते हैं। ठीक है, हमने ये वर्ग बना लिया है। अब क्या है कि इसका क्षेत्रफल 36 दे रखा है। ठीक है, 36 दे रखा है, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? भुजा हो जाएगी 6। ठीक है, तो भुजा 6 हो चुकी है। अब वो कह रहे हैं कि यदि इसके मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, इसके सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को यदि आपस में मिलाया जाए, तो उससे जो वर्ग बनता है उसका क्षेत्रफल कितना होगा? उसका क्षेत्रफल कितना होगा? यदि ये पूरी भुजा 6 है तो आधी 3 हो जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसी प्रकार ये भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब देखो, अब हमारे पास एक क्या आ चुका है? ये समकोण त्रिभुज आ चुका है, जहां पर ये 2 भुजाएं बराबर है। इससे हमें पता चला ये कोण 90 का होगा, ये ये 45 का होगा, यानी दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये कोण 45 का होगा, क्योंकि ये तो 90 है। तो जब कोण 45 के होते हैं तो हमें पता है कि किस अनुपात में होते हैं। ये 1 अनुपात, ये भी 1 अनुपात, और जो कर्ण होता है वो √2 के अनुपात में होता है। तो यदि भुजा 1 की वैल्यू 3 है तो √2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3√2 हो जाएगी। तो हमारे पास जो मध्य वाला है, छोटा वाला जो वर्ग है, उसकी एक भुजा आ चुकी है,
ए बराबर यानी कि नई जो है हमने बी मान ली, यदि उस भुजा को बी बराबर 3√2 आ चुकी है तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है। यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 79, कोरे में एक सामान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। वह उस गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है और वह इसे 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखो एक गाड़ी है, वो एक आदमी को पार करती है और आदमी भी गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। वह उस गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है या कहें कि 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, चाल ज्ञात कीजिए। तो देखो सापेक्ष चाल दोनों की क्या आएगी, सापेक्ष चाल क्या आएगी, एक तो हमें पता है सापेक्ष चाल क्या आएगी कि गाड़ी की चाल यदि मैं x मानूं उसमें से दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये घटा दी, जो ये सापेक्ष चाल आ चुकी है। दूसरी देखो, यदि वो 100 दूरी तक देख सकता है, कितने मिनट तक देख पाया, 4 मिनट, यानी ये जो 100 दूरी है वो 4 मिनट तक वो देख पाया और वो भी चल रहा है और गाड़ी भी चल रहा है, इसलिए ये जो चाल आएगी वो सापेक्ष चाल आएगी। तो यहाँ से भी जो चाल आई है, एक तो ऊपर वाली सापेक्ष चाल है और ये भी चाल आई है, कितनी आई है, 100/4 की दूरी को जब हमने समय से डिवाइड किया तो चाल आ गई। ये कितना आ चुका है, 100/4 यानी मीटर प्रति मिनट आ चुका है। इसको मिनट को सेकंड में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 60 से हमको क्या करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मिनट को। तो ये हमारा हो चुका है 100/4 × 60। अब ये चाल हो चुकी है मीटर प्रति सेकंड में। अब ये दोनों चाल किस में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हम क्या करेंगे, अब इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये चाल हमारी हो गई 1 किलोमीटर प्रति घंटे में। यदि हम इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा, देखो सरल करने पर 6 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, यहाँ 10 कट जाएगा, 60, 6 से 10 बार कट जाएगा। 0 से 1 0 कट चुकी है, 5 से ये 2 बार चला जाएगा, 2 से 4 को करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आया, चाल कितनी आ चुकी है, 3/2 या हम कहें 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी रिलेटिव चाल आ चुकी है। दूसरा हमें पता है कि x-3 ये भी रिलेटिव चाल है, ये किसके बराबर आएगी, 1.5 के बराबर आएगी। तो यहाँ से ट्रेन की चाल क्या आ जाएगी, 3 को मैं उधर ले जाता हूँ, 4/5 आ जाएगी, 4/5 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ से 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 84, 200 से 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से पूरी तरह डिवाइड होती है, पूर्णतः विभाजित होती है, यानी जिनमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, वो संख्याएं 200 से 100,000 के बीच में कितनी है ये बतानी है। तो देखो 1 से 7 के बीच या 0 से 7 के बीच में निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 1000 में जब आप 7 का भाग दोगे तो टोटल संख्याएं आ जाएगी 1 से लेकर 1000 तक के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से डिवाइड होती है। जब आप 1000 को इससे डिवाइड करोगे तो 142 आएगा 7 से। पूरा पूरा भाग जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक भाग जाता है वहाँ तक करेंगे हम डिवाइड और उसके बाद छोड़ देंगे, जितना हमारा आएगा वो हो जाएगा। जैसे इसमें आपने भाग दिया कितना बार, 7 एकम 7 गया पहली बार, फिर बचा 3 0, 7 चौक 28, 4 आ गया 28, अब कितना बचा, यहाँ से बचा आपके पास 2 बचा और 0, अब कितनी बार जाएगा, 20 है, 20 में 7 का 2 बार जाता है तो ये 2 बार जा चुका है। अब बचा कितना, 6 बच चुका है, तो बस इससे आगे भाग नहीं जा सकता। तो 142 ऐसी संख्याएं हैं 1000 तक जिसमें 7 का भाग जाता है। अब हम देखेंगे 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं जिसमें 7 का भाग जाता है। 200 की बात करते हैं तो जब आप 7 का भाग 200 में दोगे तो 28 आएगा, यानी 200 तक 28 संख्याएं हैं और 1000 तक 142 संख्याएं हैं। यदि इनको घटाओगे आप, 142 में से 28 करोगे तो 114 आएगा आपका आंसर, जो कि हो चुका है हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है। यानी कि अब ये तो 200 तक की थी 28 संख्याएं, 1 से लेकर 200 तक की ऐसी संख्याएं जिनमें 7 का भाग जाता है।
और 142 1 से लेकर 1000 तक की, तो इनको घटाओगे तो आप 200 से 1000 के बीच की आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 85, एक वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात कितना है? 3:5 है। ठीक है, एक साल पहले। पिछले वर्ष और इस वर्ष उनके वेतन, व्यक्तिगत वेतन का अनुपात क्रम से कितना है? 2:3, 4:5 ये है। ठीक है, कह रहा है पहली बार तो कह रहा है 3:5 है, यानी पहले लक्ष्मण का और गोपाल का पिछले साल वेतन का अनुपात 3:5 है। अब पिछले अनुपात हर की अलग अलग बात कर रहे हैं। जैसे लक्ष्मण की बात करें, पिछले साल और इस साल कितना अनुपात था? 2:3 इस प्रकार से। और इसी प्रकार से गोपाल की बात करें तो कितना आता है? 4:5। पिछले वर्ष और इस वर्ष की बात करें 4:5 होता है। तो देखो अब कैसे करेंगे, ये अनुपात दे रखा है। अब क्या कह रहा है कि वर्तमान में उनके वेतन का योग इतना है वर्तमान में। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो इनका पिछले वर्ष का अनुपात ये है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो हमको इसको 3:5 में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? देखो ये जो संख्या है 3:5, यदि मैं दोनों तरफ किसी सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो अनुपात तो चेंज नहीं होगा, अनुपात तो चेंज नहीं होगा। तो देखो इन दोनों का यदि हम एलसीएम लेते हैं, 2 और 4 का कितना आता है? 2 और 4 का कितना आता है? 4 आता है। ठीक है, 4 आता है। तो मैं 4 को यदि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो मैंने क्या किया, इसको 4 से किया, कितना आ जाएगा? 12। और इसको यदि मैं 4 से करूँ तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ये 20 हो जाएगा। यानी कि पिछले वर्ष उनका अनुपात अब हमारे पास बन चुका है 12:20 बन चुका है, ये बन चुका है। अब यदि मैं कहूँ कि ये 2 है, ठीक है, पहले तो 3 था तो इसमें तो भाग जाता नहीं, अब भाग चला जाएगा जब हमने ऐसा कर लिया है। तो जब 2 की वैल्यू कितनी है? 12 दे रखी है। ठीक है, अनुपात में कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू यदि 6 है, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार 4 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 20 है। 4 की वैल्यू कितनी है? 20 है। तो 1 की वैल्यू 5 हो चुकी है और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। अब हमने बना लिया। देखो पिछले वर्ष उनका अनुपात यदि आप चेक करोगे तो 3:5 में आ रहा है, और बाकी यदि इनको चेक करोगे तो 2:3 में है प्रत्येक का, ये 4:5 में है। ठीक है, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब हमको क्या करना है कि वर्तमान में उनके वेतन का योग 4300 है। तो हमारे पास अनुपात में उनके वेतन का योग कितना है? 18, एक दूसरा 45 है। इन दोनों को जोड़ो आप, 18 और 25 को जोड़ोगे तो कितना आता है? 43 आता है। ये किसके बराबर दे रखा है? 4300 के बराबर दे रखा है। तो हमारे पास यहाँ से पता चल गया 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। अब लक्ष्मण का वेतन पूछा है, लक्ष्मण का वेतन पूछा है वर्तमान में कितना है। लक्ष्मण का वर्तमान में वेतन कितना है? 12 है। 12 दे हो चुका है हमारे पास यहाँ पर। 12 अनुपात है लक्ष्मण का, नहीं 18 है। ये तो पिछले वर्ष था, ये वर्तमान में लक्ष्मण का वेतन कितना है? 18 है। तो 1 को, इस 100 को 18 से मल्टीप्लाई कर दे। 1 की वैल्यू यदि 100 है तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1800 हो जाएगी। 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1800 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 86, दी गई जानकारी का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। अब क्या है दिया, क्या है पाई चार्ट में टूर्नामेंट में मैचों की संख्या, मैचों को जो खेले गए मैच है उनको दिखाया गया है इसके अंदर, इस सारणी के अंदर, पाई चार्ट के अंदर। कहा गया है कि क्या कहा गया है, यदि कुल 300 मैच खेले गए, 300 मैच टोटल यदि किसी टूर्नामेंट में खेले गए हैं, तो हर के कितने, टेनिस के कितने खेले गए, क्रिकेट के कितने खेले गए, ये बता रहा है वो कि 29% क्रिकेट के टेनिस के खेले गए हैं, 20% क्रिकेट के। परसेंटेज की जब भी हम बात करते हैं तो 100 से, यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी है आपको 100 में से दे रखी है। ठीक है, तो टोटल मैच कितने खेले गए हैं? 300 मैच खेले गए हैं। तो पूछा फुटबॉल में कितने मैच खेले गए, तो टोटल 300 खेले गए हैं। फुटबॉल का कितना है परसेंटेज में? फुटबॉल का 17% है। 17% है, ये पीला वाला भाग 17% है।
17% निकाल दो आप इसका, वो फुटबॉल के मैच आ जाएंगे। जब आप ऐसा करोगे तो 0 से 0 कट जाएगी, 3 51 आ जाएगा, यानी फुटबॉल में 51 मैच खेले गए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा सवाल है 87, दी गई तालिका और पाई चार्ट 100 छात्रों के एक समूह का पसंदीदा विषयों को दर्शाता है। यानी विज्ञान है ना, 100 छात्रों में से 28 छात्र विज्ञान को पसंद करते हैं, गणित को 25, अंग्रेजी को 27 और इतिहास को 20 छात्र पसंद करते हैं। तो पाई चार्ट में गणित विषय को निरूपित करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या है? पाई चार्ट ये गोल के रूप में होता है, ठीक है। तो पूरा कोण कितना होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। यानी वो कह रहा है कि 100 की वैल्यू 360 के बराबर हो जाएगी। तो 360 का 100 का है, 100 का मतलब कितना होता है? परसेंट, यानी ये 25% निकालना है। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि मैथ का पूछा है तो 360 का केंद्रीय कोण पूछा है, 360 का 25% कितना होगा? एक चीज तो ये 1 से कटा 4 बार और 4 से यदि काटोगे तो 90, यानी 90 डिग्री हो जाएगा किसका? मैथ का कोण। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। दूसरा ऐसे समझ सकते हो आप कि देखो केंद्रीय कोण, ये जो 100 छात्र है टोटल, ये 360 के बराबर है। यहाँ पर टोटल छात्र कितने हैं? 100, और यहाँ पर टोटल कोण कितना है? 360, यानी कि ये 360 100 के बराबर है। यानी 100 छात्र कितने के बराबर है? 360 कोण में दर्शाते हैं हम। तो एक छात्र को कितने के कोण में दर्शाएंगे? 360/6 में दर्शाएंगे। तो 25 को कितने में दर्शाएंगे? 360/100 इंटू 25। ऐसे भी करोगे तो वही बात आ चुकी है, और यहाँ से वही 90 डिग्री आएगा। तो ये आ चुका है हमारा 90। 90 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये हो जाएगा यहाँ से। सवाल नंबर 99, एक पंक्ति में 15 घर है, इस प्रकार से स्थित है कि 2 आसन घरों के बीच की दूरी बराबर है। यानी 15 घर है लाइन से, उसमें हर घरों के बीच की दूरी, 2 घरों के बीच की दूरी बराबर है। यदि पहले और 15वें घर के बीच की दूरी 560 है, तो तीसरे और 7वें घर के बीच की दूरी क्या होगी? अब देखो, 1 घर, 2 घर, 3 घर, इस प्रकार से यदि मेरे पास 4 घर होते तो इनके बीच की कितनी दूरी होती है? 1 दूरी, 2 दूरी, 3। यानी कि दूरी हमेशा जितने घर होते हैं उससे 1 कम होती है। वो कह रहा है कि एक पंक्ति में 15 घर है, तो उनके बीच में कितनी दूरियां होगी? 14 दूरियां होगी। पहली चीज तो ये कि 15 घर है तो दूरियां कितनी होगी? 14 दूरियां होगी। ये हो गई। अब 14 दूरियां कितने के बराबर है? 560 के बराबर है। यानी पहले घर और लास्ट घर के बीच की दूरी को यदि नापे तो 560 आती है, जो कि 14 घरों के बीच यानी 14 दूरी के बराबर है। 14 किसके बराबर है? यहाँ से हो चुका है 560 के बराबर है। तो एक घर यानी 2 घरों के बीच की दूरी 1 होगी। ये किसके बराबर है? यानी 2 घरों के बीच की दूरी कितने के बराबर आ जाएगी? जब इसको आप भाग दोगे तो ये 40 के बराबर आ जाएगी, 40 फीट के बराबर। यानी 2 घरों के बीच की दूरी हमारे पास आ चुकी है, 40 फीट हो चुकी है, 40 फीट हो चुकी है। अब वो कह रहा है तीसरा और 7वां, तीसरा घर, यदि मैं इस घर को तीसरा घर मानता हूँ, ये चौथा हो जाएगा, ये 5वां हो जाएगा, ये 6ठा हो जाएगा, और एक और आएगा ये 7वां घर। ठीक है, तो इनके बीच में कितनी दूरियां हैं? 4 दूरियां हैं। 4 दूरियां, एक दूरी 40 है, तो 4 दूरियां कितनी हो जाएगी? 40 इंटू 4, यानी कि 160 के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का पेपर है जो समाप्त हो चुका है, और ये पेपर आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। कोई सवाल समझ में नहीं आया है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं फिर एक नए सेट के साथ। थैंक यू दोस्तों।